हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्लास 12th 2025 to 26। तो इसमें आज हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 to 16 बात करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए चार्ज्ड होलो स्फीयर and a solid sphere of aluminum and copper of equal radii are in electrostatic equilibrium, then which of the following statement is true। तो फर्स्टली यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्विलिब्रियम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या हुआ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो इक्विलिब्रियम है इसका मीनिंग होगा कि जो पोटेंशियल है स्फीयर का, उन स्फीयर का पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो यहाँ पे दो स्फीयर की बात हो रही है, एक सॉलिड स्फीयर एल्यूमिनियम और दूसरा किसका है, कॉपर का। तो एक ही हमने सॉलिड स्फीयर मान लिया यहाँ पे, किसका, एल्यूमिनियम का, और दूसरा किसका है, कॉपर का, और दोनों की रेडियस सेम है। क्लियर है। तो इसको देखें हम ज़रा। तो हेयर इफ वी एज्यूम टू स्फीयर, तो यहाँ पे जो ये स्फीयर है एल्यूमिनियम और ये स्फीयर है कॉपर। क्लियर है। दोनों की जो रेडियस है वो सेम दे रखी है, इसकी रेडियस आर है और इसकी रेडियस भी कितनी है, आर है। एक होलो है, ये होलो है, होलो अंदर से खाली है, और ये सॉलिड है, अंदर से फिल है। अब ध्यान से देखें, दोनों मेटल के बने हुए हैं, ये भी मेटल है एल्यूमिनियम, और कॉपर भी क्या है, ये भी मेटल है। तो एल्यूमिनियम भी कॉपर, एल्यूमिनियम और कॉपर बोथ आर मेटल्स। तो यहाँ जो भी चार्ज होगा वो चार्ज कहाँ पर आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। तो जो भी चार्ज होगा वो चार्ज सरफेस पे आएगा। यहाँ पर भी जो भी चार्ज होगा वो सारा चार्ज कहाँ आ जाएगा, सरफेस पे। तो मान लिया यहाँ जो चार्ज है एल्यूमिनियम का वो QA है, और यहाँ जो चार्ज है वो QB है। अब दोनों जो स्फीयर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, तो दोनों का पोटेंशियल सेम रहेगा। पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B। तो A पॉइंट का पोटेंशियल और B पॉइंट का पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल सेम रहेगा। तो यहाँ पे K QA बाय R इज इक्वल टू K QB बाय R, इसके इक्वल रहेगा। तो जहाँ पे R से R कैंसिल हो जाएगा और K से K क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर चार्ज ऑफ स्फीयर A इज इक्वल टू चार्ज ऑफ स्फीयर B। तो दोनों का जो चार्ज है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो चलिए अब ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। तो ऑप्शन में देखें, यहाँ पे जो ऑप्शन A है, बोथ द स्फीयर आर हैविंग इक्वल चार्ज। तो फर्स्ट ऑप्शन में ही इसका करेक्ट है कि बोथ द स्फीयर हैव इक्वल चार्ज। दोनों जो स्फीयर है उनका चार्ज क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ दोनों स्फीयर का चार्ज इक्वल है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। सेकंड है, द होलो स्फीयर विल हैव मोर चार्ज देन सॉलिड स्फीयर, कि होलो स्फीयर पे ज़्यादा चार्ज है। ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों की रेडियस क्या है, सेम है। और जब हमने वैल्यू इसमें कैलकुलेट की तो दोनों पे चार्ज सेम आया है, लेकिन इसने बोला है कि होलो मोर चार्ज है, तो ये रॉन्ग होगा। अब जो C है, द एल्यूमिनियम स्फीयर विल हैव मोर चार्ज, एल्यूमिनियम पे ज़्यादा चार्ज है, नहीं, ये भी नहीं, ये भी इनकरेक्ट है। इफ़ होलो स्फीयर ऑल्सो मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम देन इट विल हैव मोर चार्ज। तो ये कह रहा है अगर होलो स्फीयर भी एल्यूमिनियम का बना हो तो उस पर सेम चार्ज होगा। लेकिन हमने जो फॉर्मूले में देखा, यहाँ कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं आया था कि जिसके अंदर ये मेटल पे डिपेंड करे, मेटल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करे। वो सिंपली पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है, जिसमें रेडियस से रेडियस कैंसिल आउट हो रही है और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट से कांस्टेंट कैंसिल आउट हो रहा है। तो ऑप्शन डी भी क्या है, इनकरेक्ट है। तो इसलिए जो इसका आंसर रहेगा वो ए आंसर रहेगा, बाकी सारे क्या रहेंगे, रॉन्ग रहेंगे। ओके, तो नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखें, ए कोयल कंटेन एंटर्न, एक कोयल में एंटर्न है ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर ऑफ डायमीटर डी।
जिसका डायमीटर कितना है, डी है, एंड रेजिस्टिविटी रो वाउंड ऑन ए सिलेंडर ऑफ डायमीटर डी। तो यहाँ पे एक वायर की बात कर रहा है जिसको एक सिलेंडर पे वाउंड किया गया। तो मान लीजिए ये सिलेंडर है और इस सिलेंडर का डायमीटर जो है वो किसके इक्वल है, डी के इक्वल है। तो ये डी डायमीटर है, तो ये डी डायमीटर का एक सिलेंडर है। इसके ऊपर एक वायर है को वाउंड कर दिया, ये वायर को इसके ऊपर वाउंड कर दिया, और इस वायर का जो डायमीटर है, यानी जो वायर है ये इसके ऊपर जो वाउंड किया हमने, इसका जो डायमीटर है वो डी दे रखा है। तो हमने टोटल रेजिस्टेंस निकालना है कि वायर का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रो एल बाई ए, यानी हमें इसका एरिया निकालना है और लेंथ निकालना है। अब सिंपली जब इसका डायमीटर डी है तो एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई रेडियस कितनी होगी, डायमीटर डी है तो डी बाई टू, तो डी बाई टू का स्क्वायर। तो एरिया की वैल्यू यहाँ से आ गई पाई डी स्क्वायर बाय 4। ये एरिया हमने लिख लिया। अब लेंथ कैलकुलेट करनी है कि लेंथ किसके इक्वल है। अब यहाँ पे जो एक टर्न है, एक टर्न की लेंथ कितनी होगी, उसका डायमीटर कितना दे रखा है डी, तो लेंथ सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगी और सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होगा। तो यहाँ से जो वन टर्न लेंथ है, वन टर्न लेंथ सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगी जो होगी 2 पाई आर, और रेडियस डायमीटर का हाफ होगा डी बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल, पाई डी। लेकिन हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ किसके इक्वल होगी, सिंगल टर्न लेंथ इनटू नंबर ऑफ टर्न। तो नंबर ऑफ टर्न n है, तो टोटल लेंथ इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कैपिटल N के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसको कैपिटल N के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पाई इंटू डी। तो पाई से पाई ये क्या हुआ, कैंसिल हुआ। तो हमारा जो रिजल्ट है यहाँ से रो एन डी 4 बाई डी स्क्वायर। तो रो एन डी 4 बाई डी स्क्वायर। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा इसका। तो ये सिंपली यहाँ पे जो मेन थी ये लेंथ कैलकुलेट करना था। तो लेंथ में सिंगल टर्न जो है उसकी लेंथ 2 पाई डी के इक्वल हुई, डी बाई 2 के इक्वल, यानी पाई डी के इक्वल। तो एन टर्न की लेंथ किसके इक्वल होगी, तो हमने इसको एन के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, इफ़ द फेजर डायग्राम डिवाइस कनेक्टेड टू AC सप्लाई एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पर ये एक फेजर डायग्राम शो हो रहा है। तो फेजर डायग्राम में ये वोल्टेज और ये क्या है, करंट है। अब यहाँ पे इसने बोल रखा है ऑप्शन ए में, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स इज इंक्रीज, जब AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया जाएगा, देन इम्पीडेंस ऑफ डिवाइस डिक्रीज। तो इम्पीडेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। और दूसरा, द डिवाइस बिहेव एज कंडक्टिंग वायर देन कनेक्टेड अक्रॉस DC सोर्स। और सी है, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स इज डिक्रीज देन इम्पीडेंस ऑफ डिवाइस डिक्रीज। और डी है, द डिवाइस स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे अगर हम एंगल कैलकुलेट करें तो जो V है, V का जो एंगल होगा यहाँ पे, तो ये जो एंगल होगा ये ओमेगा टी, और I का अगर एंगल देखें तो ओमेगा टी प्लस समथिंग, ये एंगल यानी ओमेगा टी प्लस ये एंगल किसके इक्वल है, 90 के इक्वल है। तो यहाँ देखा जाए तो कि करंट वोल्टेज से लीड कर रहा है, करंट लीड वोल्टेज। और करंट लीड वोल्टेज किस में करता है, कैपेसिटर में। तो कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस है वो XC 1 बाई ओमेगा सी के इक्वल होता है, और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई न्यू। तो 2 पाई न्यू इंटू सी आ गया। तो यहाँ देखें, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स इज इंक्रीज, ऑप्शन ए में बोला है कि जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाएगी देन इम्पीडेंस ऑफ द डिवाइस डिक्रीज। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी तो इम्पीडेंस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया तो इम्पीडेंस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया फर्दर। तो मीन्स फर्स्ट ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। बी, द डिवाइस बिहेव एज कंडक्टिंग वायर, डिवाइस कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव कर रही है, नहीं। अगर डिवाइस कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव कर रही होती तो वोल्टेज और करंट दोनों का जो एंगल है वो सेम होता, ओमेगा टी ही होता, या कोई अनदर एंगल होता, यानी आई और वाई सुपर इम्पोज कर रहे होते, तो तब भी ऑप्शन बी करेक्ट होता। तो ऑप्शन बी अभी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन सी की बात करें, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स इज डिक्रीज, जब फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज किया जाता है देन इम्पीडेंस डिक्रीज। इसका मतलब ये यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस है, रिएक्टेंस है, उसको फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल बता रहा है। तो रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल की बात हो रही है यहाँ पे, कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर दें तो रिएक्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। वो इंडक्टर में होता है। तो डी, सी भी इनकरेक्ट है। डी है, द डिवाइस स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, की जो डिवाइस है वो मैग्नेटिक
जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, उसको स्टोर कर रही है। अब क्योंकि ये कैपेसिटर है तो कैपेसिटर क्या स्टोर कर गया, कैपेसिटर क्या स्टोर करता है, कैपेसिटर स्टोर करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करेगा, लेकिन इसने मैग्नेटिक एनर्जी की बात करी है, तो ऑप्शन डी भी क्या रहेगा, इनकरेक्ट रहेगा। तो ये किसके कुछ ऑप्शन थे जिसमें ए ऑप्शन मैच कर रहा है, करेक्ट है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर रेडियो वेव, रेडियो वेव एंड गामा रेज। तो रेडियो वेव्स और गामा रेज में विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसके लिए अब देखें तो ऑप्शन ए कह रहा है कि द एनर्जी ऑफ गामा रेज इज लेसर देन रेडियो वेव्स। तो इसमें एक जो टेबल होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो उसमें हम कुछ उसको ऐसे याद कर सकते हैं, रेडियो वेव, उसके बाद आती है माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट और एक्सरे और गामा रेज। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सीरीज है जिसमें रेडियो वेव की वेवलेंथ ज़्यादा, यहाँ वेवलेंथ डिक्रीज हो रही होती है, ऐसे यहाँ वेवलेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ऊपर से नीचे, लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होती है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या होती है, ये इंक्रीज हो रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है ऊपर से नीचे, लेकिन वेवलेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसने बोला है कि एनर्जी ऑफ गामा रेज इज लेसर, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो कह रहा था एनर्जी ऑफ गामा रेज इज लेस, एनर्जी गामा रे की लेस है और देन दैट ऑफ रेडियो, रेडियो वेव के कंपैरिजन में गामा रेज की एनर्जी लेस है। तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि ऊपर से नीचे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव इज हायर देन दैट ऑफ गामा रेज, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव ज़्यादा नहीं, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा रहेगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा ना रहेगी। थर्ड है द रेडियो वेव एंड गामा रेज हैव द सेम एनर्जी, रेडियो और गामा की एनर्जी सेम रहेगी, ये भी नहीं, ट्रू नहीं है। डी है द एनर्जी ऑफ रेडियो वेव इज लेस देन दैट ऑफ गामा रेज, रेडियो वेव की एनर्जी कम है, जी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव की कम है और गामा रेज की ज़्यादा है, तो इस वजह से गामा रेज की जो एनर्जी है वो ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द रेडियो वेव। तो इसमें जो ए ऑप्शन है ये भी बी सी इनकरेक्ट है, ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है। और वन थिंग मोर, ये जो पैटर्न है इसको याद करने का तरीका है, इसको जस्ट हम ऐसे याद कर सकते हैं, रेडियो मिर्ची आई लिसन यू, रेडियो मिर्ची आई लिसन यू, रेडियो मिर्ची आई लिसन, यहाँ लाइट आ जाएगा, लाइट के लिए लिसन, यू यूवी रेज, और इसको शायरी और गाने, गाने मीन्स गामा रेज और शायरी एक्स रेज, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ये एक पैटर्न होता है, रेडियो मिर्ची आई लिसन यू, शायरी और गाने। तो ये कंप्लीट पैटर्न क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, और मोस्टली इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि ए ग्लास प्रिज्म हैज़ इंटरनल एंगल ऑफ 45 डिग्री और 45 डिग्री, ये 45 है, ये 45 है, और वन एंगल 90 डिग्री है। द ग्लास हैज़ क्रिटिकल एंगल ऑफ 45 डिग्री, क्रिटिकल एंगल की भी वैल्यू 45 दे रखी है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग डायग्राम डिपिक्ट्स द पॉसिबल पाथ ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म, जो पॉसिबल पाथ बता रहा है वो हमने यहाँ बताने हैं। तो इसमें एक पाथ ये शो हो रहा है, ये शो हो रहा है, और कुछ पाथ यहाँ नीचे सी और डी डायग्राम में शो हो रहे हैं, तो ये हमने बताने हैं। तो अगर हम फर्स्ट पाथ की बात करें जो यहाँ शो हो रहा है, तो इसको देखते हैं ये कहाँ तक ठीक रहेगा। तो हमने यहाँ एज्यूम किया ये एक ट्रायंगल,
तो ये एक ट्रायंगल एज्यूम कर लिया, और जो डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ से रे आई है ऐसे, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे आई है। ये वाला जो एंगल है ये 45 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 45 डिग्री है, और ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो 2 एंगल 45 डिग्री के इक्वल है, 1 एंगल 90 डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ से अगर हम इसका पाथ देखें, पाथ एक्चुअली इसका ये दिया हुआ है कुछ ऐसे, ये दिया हुआ है पाथ, ये पाथ क्वेश्चन में गिवन है, और ये देखना है कि करेक्ट है या नहीं। चलिए देखते हैं इसको। तो ये एंगल 45 है, तो ये भी किसके इक्वल होगा, 45 के इक्वल होगा। तो ये 45 डिग्री के इक्वल होगा, और हमने इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ये यहाँ मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब ये पूरा 90 रहेगा, ये 45 है तो ये 45 रहेगा। क्रिटिकल एंगल इसका 45 गिवन है, और क्रिटिकल एंगल की एक रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ कि म्यू इज इक्वल टू 1/sin c होता है। तो c यहाँ 45 रखते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसकी वैल्यू आ गई √2। तो यहाँ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू √2 है। अब जब ये रेयर टू डेंसर जा रहा है तो यहाँ एक एंगल बनेगा जिसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, उसकी वैल्यू निकाल ले तो ये रहेगी 1, सेलेंस रूल लगाएं 1, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, यहाँ √2 है, तो 1 sin 45 इज इक्वल टू, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, sin r। तो sin 45 हुआ 1/√2, ये √2 है, और ये sin r है। तो sin r यहाँ से आएगा 1/2, तो 1/2 sin 30 की वैल्यू, तो sin r इज इक्वल टू sin 30, तो r 30 आ गया, ये वैल्यू 30 की इक्वल आ गई। ठीक है, अब ये किसके इक्वल रहेगा, ये जो हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ये वाला एंगल तो 90 ही रहेगा, यहाँ पे ये 90 ही रहेगा एंगल। तो ये 45, ये 90 + 30, तो 120 + 45 165 हुआ। तो ये एंगल किसके इक्वल हुआ, फिर 15 डिग्री के इक्वल हुआ। अब यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये 15 डिग्री है, तो ये 75 हुआ, तो ये एंगल भी 75 हुआ। अब इसने बोला है कि क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री है, और यहाँ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहा है वो क्रिटिकल से ज़्यादा आ रहा है, 75 है, मतलब TIR हो रहा है। ये डायग्राम जो बना है यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो किया हुआ है, TIR किया हुआ है, तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि एंगल, इसकी कंडीशन ही यही होती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा आना चाहिए। यह एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया 75, और क्रिटिकल एंगल गिवन है 45, और यहाँ ऑब्जर्व करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा ही है, 75 है 45 से, तो यहाँ TIR होगा। इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट गिवन है। अब यहाँ पर भी अगर नॉर्मल ड्रॉ करें, हम यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये 75 है, तो ये दोबारा किसके इक्वल होगा, 15 डिग्री के, कुछ ऐसा ही सो होगा। ये 45 है, और ये वाला एंगल 90 है, तो ये ऑटोमेटिकली किसके इक्वल होगा, 30 डिग्री के इक्वल होगा। दोबारा सेलेंस रूल लगाएंगे तो 45 डिग्री के इक्वल होगा। तो जो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो ऑप्शन फर्स्ट ही क्या है, इसमें करेक्ट नज़र आ रहा है। सेम डायग्राम के इक्वल, यहाँ पर जो सिमेट्री यहाँ है वही सिमेट्री यहाँ है, जो इसका फर्स्ट डायग्राम है वो करेक्ट है। और बस यहाँ पर हमें ये देखना है कि यहाँ TIR हो रहा है, TIR की हमने कंडीशन लगा दी। नाउ तो इसका फर्स्ट डायग्राम ही यहाँ पर करेक्ट है, जिसमें अगर हम डायग्राम बी में देखें, बी में ऑब्जर्वेशन करें और यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करें, तो यहाँ पे जैसे ही हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल √2 है, और
ये वाली 45 डिग्री की इक्वल है वैल्यू, यहाँ से हम नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, तो ये भी 45 रहेगा, तो ये भी किसके इक्वल रहेगा फिर 45 डिग्री के इक्वल रहेगा। तो रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल आ गया, ये दोबारा 30 डिग्री की इक्वल रहेगा, ये वाली वैल्यू 30 डिग्री इक्वल है, और ये कंप्लीट 90 की इक्वल है। तो ये वाली जो वैल्यू है ये 60 डिग्री के इक्वल है, ये 45 के इक्वल है। तो 60 + 45 कितना हुआ 105, तो 105 हुआ, तो ये एंगल किसके इक्वल हुआ 180 - 105, तो 575 रहा, तो 75 रहा, तो ये एंगल किसके इक्वल आ गया 15 डिग्री के इक्वल आ गया। मतलब 15 डिग्री के इक्वल आया तो क्या होगा, और एंगल क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ 15 डिग्री आया है, तो इसका मतलब क्या होगा TIR ही नहीं होगा। तो इसका मतलब ये डायग्राम यहाँ ठीक नहीं है, TIR शो कर रखा है, TIR होगा ही नहीं। तो कुछ इस तरीके से है, बाकी भी डायग्राम ऐसे ही होंगे जिसमें TIR पॉसिबल नहीं होगा। तो अब एक विजुअली इम्पार्ट कैंडिडेट के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें बोला गया है लाइट पास फ्रॉम ए सर्टेन मीडियम इनटू एयर, द क्रिटिकल एंगल ऑफ द गिवन मीडियम इज थीटा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन गिव द स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट बतानी है, तो हमें पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 1/sin c के इक्वल होता है, और स्पीड ऑफ लाइट किसके इक्वल होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इक्वल होता है c/v के इक्वल होता है, c/v के इक्वल, तो ये 1/sin थीटा के इक्वल हुआ। तो हमने क्या बताना है स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम, तो v बताना है, तो v की वैल्यू क्या हुई c/sin थीटा के इक्वल हुई, तो यहाँ से v c/sin थीटा, तो ऑप्शन डी क्या हुआ इसमें करेक्ट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, तो इसमें है यहाँ पे द लाइट फ्रॉम ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज इंसिडेंट ऑन ए सिंगल स्लिट and resulting diffraction pattern is viewed on a screen. The graphs of the variation of intensity with distance. Intensity की distance के साथ relation है. The width of slit is increase keeping the intensity of source is same. Width increase कर दी किसकी स्लिट की। तो अगर देखा जाए जो फ्रिंज विड्थ है यहाँ पे, जो इसकी विड्थ है फ्रिंज विड्थ बीटा, वो लैम्डा d/d के इक्वल होता है। अब ये कह रहा है d इंक्रीज कर दिया तो बीटा क्या हो गया डिक्रीज, यानी ये गैप तो डिक्रीज होगा, क्लियर है। और इसके साथ साथ हमें पता है कि जो इसकी इंटेंसिटी है जो यहाँ से मैक्सिमम और मिनिमम बनेगा वो एम्पलीट्यूड का स्केयर के इक्वल है, एम्पलीट्यूड के स्केयर के प्रोपोर्शनल होता है और प्रोपोर्शनल होता है विड्थ के। अब विड्थ बढ़ा रहे हैं तो इंटेंसिटी क्या हो रही है बढ़ रही है, तो इंटेंसिटी तो इंक्रीज होगी लेकिन उसकी जो विड्थ है फ्रिंज की वो डिक्रीज होगी। तो इसमें देखें यहाँ पे और शो हुआ ओरिजिनल कर्व इज शोन विद ए डैश्ड लाइन, ओरिजिनल कर्व डैश लाइन के साथ शो हो रहा है। तो ये ओरिजिनल कर्व तो ये है, सॉलिड कर्व जो आएगा निकल के उसकी विड्थ डिक्रीज होनी थी, इसमें बड़ी हुई है, और इसके अंदर विड्थ क्या है डिक्रीज है लेकिन इंटेंसिटी सेम है, तो ये भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट में देखते हैं, अब यहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा है लेकिन विड्थ ये डिस्टेंस जो है ये भी क्या है ज़्यादा है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें ऑप्शन डी में ये जो गैप है ये कम है और इसके साथ साथ इंटेंसिटी भी ज़्यादा हो रही है, तो जो ऑप्शन डी है ऑप्शन डी इसका क्या रहेगा करेक्ट रहेगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट रहेगा क्योंकि इसमें बीटा इज इक्वल टू लैम्डा d/d, तो d इंक्रीज तो b डिक्रीज, तो डिक्रीज ही हो रहा है। और इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू विड्थ होती है, तो विड्थ बढ़ेगी तो इंक्रीज होगी तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, तो इंटेंसिटी भी बढ़ रही है, तो ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। ये विजुअली इम्पार्ट कैंडिडेट के लिए द फिनोमेना ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव, दो वेव का अगर सुपर पोजिशन होता है तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी को यहाँ बोला जाता है इंटरफेरेंस, तो ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। तो नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रांजिशन कोरस्पॉन्डिंग टू द एमिशन ऑफ रेडिएशन ऑफ द मैक्सिमम वेवलेंथ, इसमें मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी है। तो देखिए जो एनर्जी है, एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला होता है एच न्यू, तो न्यू यहाँ c/λ। अब इसने कहा है लैम्डा मैक्सिमम, तो एनर्जी गैप कम, और वेवलेंथ एमिट कब होती है जब लाइट हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे आती है,
या हाई एनर्जी या लो एनर्जी से लाइट जब आती है तो इसमें गैप किस में नज़र आ रहा है? इस वाले में गैप ही कम नज़र आ रहा है, पहले वाले में देखें 2 से 1 गैप ज़्यादा है, लेकिन इसमें गैप नज़र आ रहा है। और इसमें भी ऊपर से नीचे, हाइयर ऑर्बिट से लो ऑर्बिट, यानी ये हाइयर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका करेक्ट रहेगा, फोर्थ यहाँ है तो ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। सिमिलरली ये सेम क्वेश्चन विजुअल इम्पार्ट के लिए पूछ रखा है, तो फोर्थ इसमें 3 to 2 है, तो इसमें भी ऑप्शन सी ही करेक्ट आएगा। नेक्स्ट है ए चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग लूप। एक करंट कैरिंग लूप के एक्सिस के अलोंग एक चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया गया और द एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल डिपेंड ऑन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल विल डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल विल डिपेंड ऑन रेडियस और चार्ज पार्टिकल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। मींस हमने यहाँ एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो चलिए आइए देखते हैं, अब यहाँ हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ हमने एक लूप कंसीडर किया, ये लूप कंसीडर कर लेते हैं और इस लूप में यहाँ एक करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट फ्लो लिया, मान लिया ये करंट ऐसे फ्लो हुआ, यानी यहाँ से ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल लगाएं तो मैग्नेटिक फील्ड इसके एक्सिस के अलोंग आएगी, ये मैग्नेटिक फील्ड आएगी और चार्ज पार्टिकल एक्सिस के अलोंग ही गया, ऐसे चार्ज पार्टिकल गया, तो मतलब थीटा क्या होगा? तो थीटा या तो चार्ज पार्टिकल ऐसे जाए या दूसरी डायरेक्शन में जाए, तो थीटा या तो 0 होगा या क्या होगा 180 होगा। अब अगर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करें, फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा या तो 0 होगा या 180 होगा, तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास 0 हो नहीं सकता, तो एक्सेलरेशन 0 है और एक्सेलरेशन को dv बाई dt इज इक्वल टू 0, मतलब v क्या आ गया कांस्टेंट आ गया। तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसमें हम यहाँ पे देखें तो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी इसमें है जिसमें चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, द स्मॉल आइडेंटिकल मैग्नेट आर अलाउड टू फॉल फ्रीली वन थ्रू ए वर्टिकल सोलेनोइड ऑफ 20 मीटर मेड अप ऑफ कॉपर एंड अनदर इन एयर थ्रू द सेम वर्टिकल डिस्टेंस, द टाइम टेकन बाय 2 मैग्नेट। तो यहाँ पे देखें एक सोलेनोइड है, तो यहाँ ये सोलेनोइड है जिसकी लेंथ कितनी है 20 मीटर, तो 20 मीटर लेंथ है और यहाँ एक मैग्नेट को फॉल आउट करवाया जाता है और इतनी ही डिस्टेंस से एयर में फॉल आउट करवाया जाता है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g हुआ और यहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ रिपल्सन है, मतलब एक्सेलरेशन g नहीं होगा, g से कुछ लेस होगा, जो g माइनस समथिंग, g माइनस यहाँ g नहीं होगा, g से कुछ लेस होगा, तो g माइनस जी डैश मान लिया, कुछ ना कुछ लेस है, तो इसको ड्रॉप ही किया गया है अलाउ टू फॉल फ्रीली। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, तो टाइम u 0 है, तो टाइम पीरियड यहाँ कैलकुलेट करें तो v बाय ए के इक्वल होगा। अब यहाँ एक्सेलरेशन ज़्यादा है, यहाँ एक्सेलरेशन कम है, तो जहाँ एक्सेलरेशन कम होगा वहाँ टाइम लगेगा ज़्यादा, तो सोलेनोइड के थ्रू टाइम ज़्यादा लगेगा और एयर में टाइम लेस लगेगा। तो सेम इन बोथ केस, नहीं सेम तो नहीं है। मोर ऑफ मैग्नेट फॉलिंग इन एयर, एयर में ज़्यादा है, नहीं है भी नहीं है। मोर फॉर मैग्नेट फॉलिंग थ्रू सोलेनोइड, सोलेनोइड के थ्रू जो है वो ज़्यादा रहेगा, ये भी नहीं रहेगा क्योंकि बाहर तो आएगा ही। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द EMF जनरेटेड बाय AC जनरेटर इज गिवन बाय V इज इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी। तो EMF जनरेटेड है V इज इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी, वेयर ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ आर्मेचर जनरेटर, व्हाट विल बी द EMF इफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डबल। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया जाता है तो हमें बताना है कि कौन सी इक्वेशन क्या रहेगी इसमें करेक्ट रहेगी। तो चलिए ये इसको करते हैं। तो इसमें जो EMF कैलकुलेट होती है, EMF
जो V आता है EMF वो प्रोपोर्शनल टू होता है d∅dt, फैराडे सेकंड रूल के अकॉर्डिंग। तो ये माइनस d∅dt के इक्वल होगा। और जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है BA cos थीटा, और थीटा को ओमेगा टी लिख सकते हैं, और ये नंबर ऑफ टर्न है n। तो यहाँ से V आएगा माइनस BAN d/dt ऑफ कोस ओमेगा टी। अब कोस का डिफ्रेंशिएशन करें तो ये आएगा माइनस BAN माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा आएगा। तो ये आ जाएगा BAN ओमेगा कोस ओमेगा टी। तो ये V आ गया, और ये मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे, सॉरी साइन ओमेगा टी ही आएगा। तो ये साइन ओमेगा टी है यहाँ पे, क्योंकि ऊपर एक बार डिफ्रेंशिएशन हो गया इसका, तो यहाँ साइन आएगा, साइन ओमेगा टी। तो ये जो वैल्यू है BAN ओमेगा टी 90 पे मैक्सिमम रहेगी, तो इसको V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी कह सकते हैं। अब यहाँ पे ये हमारी वैल्यू आई है, ठीक है। लेकिन अभी इसने बोला कि फ्रीक्वेंसी डबल कर दी, तो फ्रीक्वेंसी डबल कर दी तो रिलेशन किसके इक्वल हो जाएगी? V हमारा हो जाएगा, ओमेगा को डबल करना है तो 2BAN ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी। अब इसको हमने V0 पुट किया था, तो V आएगा 2V0 साइन 2 ओमेगा टी। तो जो रिजल्ट आया V इज इक्वल टू 2V0 साइन 2 ओमेगा टी। तो यहाँ जो हमारा रिजल्ट है वो ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, V इज इक्वल टू 2V0 साइन 2 ओमेगा टी। अब है 11th, द रेशो ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ टू न्यूक्लियाई हैविंग द सेम मास नंबर 8 and 27 इज। अब जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है वो मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस के इक्वल होती है। तो वहाँ से डेंसिटी एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करती, नो डिपेंड ऑन एटॉमिक मास नंबर। तो मास नंबर कुछ भी हो, डेंसिटी सेम ही रहती है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हेन वी मूव मैग्नेट कंपास फ्रॉम P to Q विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए इसमें सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो सोलेनोइड है वो बार मैग्नेट की तरह एक्ट करती है। ये सोलेनोइड बार मैग्नेट की तरह एक्ट करेगी। तो यहाँ हमने मान लिया कि इसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो इसके यहाँ एक्स एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ होगी और यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अगर यहाँ बी है तो यहाँ 2B होगी, क्योंकि एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड है वो इक्वेटोरियल की डबल होती है, यानी वाई एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डबल होती है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है, मैग्नीट्यूड डबल होता है एक्स एक्सिस पे। तो इसमें जो ऑप्शन रहेंगे वो देखते हैं। तो पहला द डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल एट P and Q विल बी सेम डायरेक्शन। जो डिफ्लेक्शन है वो सेम डायरेक्शन में होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट आई है। दूसरा है द डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल एट P and Q विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन ऑप्शन बी मैच कर रहा है, तो इसका जो है ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। सी में द डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल एट P and Q विल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये 45 डिग्री वाला। तो ऑप्शन बी इसका क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन 13 to 16 यह सर्जन रीजन है। तो इसमें जो 13 क्वेश्चन है तो इसमें कैलकुलेट करना हमें, बताना हमें सॉरी, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज नेगेटिव। टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है, जी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाउंड होता है न्यूक्लियस के साथ, तो टोटल एनर्जी नेगेटिव। और जो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट n²/z² के इक्वल होगा, तो वहाँ हम कैलकुलेट करेंगे तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी ग्राउंड स्टेट में।
तो माइनस ही होगी वो। दूसरा है सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जी बिल्कुल, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ तो सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही प्रोवाइड करता है, लेकिन ये इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा, मतलब ए भी करेक्ट है आर भी करेक्ट है, लेकिन रीजन जो है वो ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि वो नेगेटिव कैसे आई है। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट रहेगा, असर्जन रीजन का, इसका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 14 है द क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ग्लास टू एयर इज मिनिमम फॉर वॉयलेट कलर। क्रिटिकल एंगल वॉयलेट कलर के लिए मिनिमम होता है। देखिए क्रिटिकल एंगल का जो फॉर्मूला होता है म्यू, वो होता है 1/sin c, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो 1/sin c हुआ। अब वॉयलेट कलर के लिए लैम्डा मिनिमम तो क्रिटिकल एंगल मिनिमम, तो जी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है कि मिनिमम फॉर वॉयलेट कलर क्रिटिकल एंगल कम होगा। और सेकंड है द वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट इज ग्रेटर देन अदर कलर। ब्लू लाइट की ज़्यादा होगी, नहीं, रेड कलर की सबसे ज़्यादा होती है, तो आर इसका करेक्ट नहीं है, तो रीज़न ए करेक्ट है और आर इनकरेक्ट है, तो ये सी ऑप्शन में आएगा। रीज़न ए करेक्ट है सर्जन और जो रीज़न इज फॉल्स, तो इसका ऑप्शन जो है इसका सी आएगा और इसका क्या आया था बी। अब 15 है टू लाइट सोर्स एमिटिंग वेव ऑफ सिमिलर वेवलेंथ आर कोहेरेंट। दो लाइट सोर्स हैं सेम वेवलेंथ एमिट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट लाइट सोर्स की बात हो रही है एक्चुअली यहाँ पे, तो ये आर कोहेरेंट नहीं, एक्चुअली कोहेरेंट सोर्स तो सेम सोर्स से ही ऑब्टेन्ड होंगे। टू लाइट सोर्स एमिटिंग वेव हैविंग जीरो और कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस आर नोन एज कोहेरेंट सोर्स। तो इसमें भी जो लाइट सोर्स होंगे वो सिंगल सोर्स से ऑब्टेन्ड होना चाहिए, तभी वो कोहेरेंट सोर्स होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो इसमें ए और आर दोनों इनकरेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट रहेगा। अब 16 है फॉर 3 पॉइंट चार्ज टू बी इन इक्विलिब्रियम दे मस्ट बी कोलिनियर। अगर 3 पॉइंट चार्ज इक्विलिब्रियम में है Q1 Q2 Q3 तो इक्विलिब्रियम में होने चाहिए जी। 1 of 3 चार्ज हैव डिफरेंट पोलैरिटी देन रेस्ट ऑफ अदर 2। तो एक की पोलैरिटी दूसरे के कंपैरिजन में क्या होनी चाहिए, कुछ अलग होनी चाहिए। वैसे मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन फिलहाल ये जो रीज़न है वो ये तो कह रहा है कि पोलैरिटी डिफरेंट होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड के बारे में बात नहीं करी इसने। तो इसका मतलब है कि रीजन करेक्ट है, असर्जन भी करेक्ट है, लेकिन रीजन ए को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, क्योंकि अगर अलग अलग मैग्नीट्यूड होता है तो ही जो उसका फोर्स वो इक्विलिब्रियम में रहती है वैल्यू। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट रहेगा। क्लियर है। तो ये 16 क्वेश्चन की आज हमने बात करी है, जो फर्दर जो इसके केस स्टडी क्वेश्चन है वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू एवरीवन। ओके एवरीवन, तो नेक्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।